नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की श्रृंखला में आज इसका 12वां भाग है। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर। लेकिन चर्चा से पहले मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिन मित्रों ने नहीं किया है। बेल आइकन भी दबाएं और साथ ही साथ वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास किस तरह से हुआ और अभी क्या स्थिति है। तो इसके लिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आप देखें तो जो पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन या स्वायत्त शासी संस्थाएं जो हैं, ये कोई नई बात नहीं है भारत के इतिहास में। अगर आप सिंधु सभ्यता, जो कि भारत में सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, वो एक नगरीय सभ्यता थी। अगर आप सिंधु सभ्यता के नगरों की व्यवस्था को देखिए तो वहां भी जिस तरह की व्यवस्था, जैसे सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, रास्तों में लैंप पोस्ट्स वगैरह की व्यवस्था, तो ये जल निकासी की व्यवस्था, और तो हर प्रकार से मतलब किस तरह से मकान वगैरह जो है बहुत ही अच्छी तरह से बने हुए थे। एक तरह से मतलब गलियां थी, सड़कें थी और आयताकार खंड थे, वर्गाकार खंड थे, छोटे मकान थे, बड़े मकान थे। तो ये सारी चीजें देख करके बहुत सारे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि संभवतः वहां नगर पालिका जैसी कोई संस्था रही होगी जो कि वहां इन सभी बातों का ध्यान रखती होगी। इसी तरह से जो हमारे पास प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में भी सभा और समिति का उल्लेख हमें मिलता है, जो एक तरह से इस तरह की समितियां थी, जैसे सभा में जो सदस्य होते थे और समिति में जो सदस्य होते थे। सभा जो है वो एक तरह से देखा जाए तो सभा और समिति, आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की समितियां थी जो उस समय राजा वगैरह थे, उनको इनकी सलाह से काम करना पड़ता था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सलाहकार समितियां थी। एक में जो है वो जो सारे कबीले के लोग हुआ करते थे और दूसरे में कुछ वयोवृद्ध लोग या अनुभवी लोग हुआ करते थे। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये प्राचीनतम लोकतांत्रिक और स्वायत्त शासी संस्थाओं का एक रूप था। इसी तरह से मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन के काल में, या आप कह लीजिए गुप्तोत्तर काल में, और साथ ही साथ जो बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य बन गए थे वहाँ पे दक्षिण भारत वगैरह के राज्यों में भी हमें विकसित ग्राम और नगर प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। अब जैसे चोल वंश के प्रशासन को लें तो स्थानीय स्वशासन जो है वो चोल प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता रही है। केंद्र में चाहे जितना भी राजनीतिक उथल पुथल हो, उसके बावजूद जो है हम ये देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर ये स्वायत्त शासी इकाइयां जो हैं वो आदिकाल से ही या प्राचीन काल से ही निरंतर किसी न किसी रूप में कार्य करती रही हैं। यानी गांवों का अपना एक सिस्टम होता था, गांव का अपना जो है मतलब गांव में जो भी विशेष बातें होती थी उनको व्यवस्थित करने का, उनका प्रबंध करने का, उनको मैनेज करने का अपना एक सिस्टम हुआ करता था। जैसे हमें ऋग्वेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख मिलता है। बाद में आगे के कालों में भी हम देखते हैं कि ग्राम प्रशासन के लिए गांव का एक मुखिया चुना जाता था और वो उत्तरदायी होता था गांव में
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ग्रामीणों की जो समस्याएं होती थी उनका समाधान ढूंढने में और उसके सहयोग के लिए कुछ लोग हुआ करते थे। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पंचायती राज जो है मंत्रालय जो संघ में है, या हम कह सकते हैं अगर आप भारत का संविधान पढ़ें तो आप देखें एक पंचायती राज मंत्रालय की व्यवस्था भी उसमें की गई है। तो पंचायती राज मंत्रालय जो है उसका कार्य होता है राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की वर्तमान में चल रही प्रक्रियाओं की देखभाल करना। पंचायती राज से मतलब ही है हमारा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, या हम कह सकते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो यानी कि सत्ता जो है वो केवल केंद्र में ही नहीं रहेगी, बल्कि उसको फिर राज्यों में और राज्यों के बाद भी सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। तो सरकार की शक्तियां और कार्य केंद्र और सरकारों के बीच विभाजित होते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, जैसे हमने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, मित्रों 1993 ईस्वी में संविधान में एक संशोधन किया गया जिसे कि 73वां और 74वां संशोधन कहा जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन संशोधनों के द्वारा आम लोगों को, आम जनता को ताकत प्रदान की गई। तो इन संशोधनों से 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के पारित होने के साथ ही आप देखते हैं कि शक्तियों और कार्यों का विभाजन स्थानीय स्वशासनों तक किया गया। यह स्थानीय स्वशासन क्या थे? जैसे ग्रामीण स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था की गई, और 74वें संशोधन द्वारा जो है वो नगरों एवं बड़े शहरों के लिए नगर पालिका और नगर निगमों की व्यवस्थाएं की गई। तो इस प्रकार भारत की जो संघीय व्यवस्था थी, अब आप कह सकते हैं कि दो स्तर पर नहीं, यानी कि केवल संघ और राज्य के स्तर पर ही काम नहीं करती थी, बल्कि अब इसका स्तर जो है वो 3 स्तर हो गया। तो त्रिस्तरीय सरकारें जो है अब यहाँ पे काम करती हैं। मित्रों, मई 2004 में पंचायती राज मंत्रालय जो है वो स्थापित किया गया, और पंचायती राज मंत्रालय में एक कैबिनेट मंत्री होता है। उसकी देखरेख में पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले देखे जाते हैं। उसकी सहायता के लिए बहुत सारे जो है वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। केंद्र में भी, राज्यों में भी पंचायत से संबंधित एक अलग विभाग है, और अगर आप देखें तो राज्यों में एक पंचायत राज अधिकारी भी होता है। तो पंचायत का एक अलग विभाग ही है जो इनसे संबंधित कामों को देखता है। मित्रों, अगर हम कहें कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका पिता कौन था, तो पंचायती राज व्यवस्था के जनक के रूप में हम बलवंत राय मेहता को जानते हैं। तो वास्तव में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के कार्यों का परीक्षण करने के लिए 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, और उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया, जांच पड़ताल की, तो उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। यानी कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद फिर क्षेत्रीय स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इस तरह से ये त्रिस्तरीय या 3 टियर सिस्टम जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उन्होंने 3 टियर सिस्टम की सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन दिया था। तो उन्हें ही पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। बाद में कुछ और समितियां भी बनाई गई,
जैसे अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, उस समय जो है जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने बनाया था। अशोक मेहता ने जो है 2 स्तरीय सिस्टम जो थी उसकी सिफारिश की थी। बाद में कुछ और समितियां बनी, जैसे हनुमंत राव समिति, GV.K. राव समिति, ML सिंघवी समिति, P.K. तुंगन समिति आदि जो है ये अलग अलग समय पे तमाम समितियां पंचायत राज के संबंध में बनती रही हैं और अपनी सिफारिशें देती रही। मित्रों, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो शहरी जनसंख्या थी वो 22.27% थी और ग्रामीण जनसंख्या 77.73%। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भारत जो है वो गाँव में बसता है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है। कभी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जैसे जो कवि थे छायावादी, वो भी कहते थे कि भारत माता ग्रामवासिनी है। तो वास्तव में भारत गाँवों का देश है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी 77.73% जो कि पिछली जनगणना में वो गाँव में ही रहती है। तो इसलिए ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए गांव की दशा को कैसे सुधारा जाए, गांव को कैसे उत्तरोत्तर विकसित किया जाए, कैसे गांव को उन्नत किया जाए, तो इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता थी। ग्राम पंचायतों को सशक्त करने की आवश्यकता थी, जो कि किया गया। तो वर्तमान में सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 57,695 गांव हैं, 826 ब्लॉक हैं पंचायत, जो ब्लॉक पंचायत हैं, और 75 जिला पंचायत हैं, 8,135 न्याय पंचायत हैं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। तो आप जैसा कि जानते हैं उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा जिला है, तो इसलिए यहाँ गाँवों की संख्या भी काफ़ी है। जिलों उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, तो जिलों की संख्या भी यहाँ ज़्यादा है, गाँवों की संख्या भी ज़्यादा है। उसी हिसाब से ग्राम पंचायतें भी हैं और जिला पंचायत, न्याय पंचायत आदि की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में कैसे शुरुआत हुई इसकी जो है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हो गया, तो भारत आज़ाद होने के बाद 1947 में एक संयुक्त प्रांत अधिनियम पारित किया गया और 1949 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाओं की स्थापना की गई थी। तो 1961 ईस्वी में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वगैरह की भी व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से जो है 73वें संशोधन के पहले ही जो है वो इस तरह की व्यवस्था कर ली गई थी। 1947 के दिसंबर में गवर्नर जनरल के द्वारा जो है वो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पे हस्ताक्षर किए गए थे और 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना यहाँ पे हुई थी। और इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। तो मित्रों, 73वें संविधान संशोधन के अस्तित्व में आने के उपरांत जो है ये जो अधिनियम है 1949 का, 1947 का, फिर बाद में 1961 वगैरह में जो व्यवस्था की गई थी उनमें पर्याप्त और कह सकते हैं कि समय के अनुसार उसमें जो अपेक्षा थी तो उसमें अपेक्षित सुधार किए गए। साथियों, भारतीय
संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत कह लीजिए, बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में आधारभूत स्तर पर पंचायतों को मान्यता देते हुए कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए उपाय करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से इनको भी ध्यान में रखा गया। तो एक नज़र जो है हम उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के विभिन्न चरणों पर डालें अगर, तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों का विकास जो आज वर्तमान स्थिति है वो धीरे धीरे हुआ। जैसे जो पहला चरण था 1947 से 1952-53 तक था पहला चरण जो है। 1947 में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि संयुक्त प्रांत राज्य अधिनियम जो है वो पारित किया गया और 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। और बाद में धीरे धीरे 1951-52 तक आते आते जो है हम ये देखते हैं कि जो ग्राम सभाएं थी उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई थी और करीब 36,000 के लगभग 35,943 हो गई थी 1951-52 में ग्राम सभाओं की संख्या। और जो पंचायत अदालतें थी उनकी संख्या 8,492 हो गई थी। इसी तरह से 1952 से जो ये पंचायतें थी उन्होंने ग्रामीण जीवन में काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से काम करना प्रारंभ किया। और ये भी है कि उसी साल पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों के सदस्य भी मनोनीत किए गए। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री, विकास समितियों का मंत्री आदि भी नियुक्त किया गया। इसी तरह से अब जमींदारी व्यवस्था जो है वो उसका उन्मूलन हुआ 1952-53 में और उसके बाद ग्राम समाज की स्थापना हुई। इससे जो ग्राम सभाएं जो थी उनके अधिकार काफ़ी बढ़ गए, उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। जो दूसरा चरण था 1953-54 से 1959-60 तक माना जा सकता है। तो इस बीच में जो ग्राम पंचायतें थी उनकी सक्रियता काफ़ी बढ़ गई और साथ ही साथ जो है बीच बीच में जैसे विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की, विधानसभा के कुछ सदस्यों को मिला करके एक समिति बनाई गई कि पंचायतों के संबंध में वो सुझाव दें और उनके सुझावों के अनुसार जो है कुछ फेरबदल किए गए, परिवर्तन किए गए, चुनाव आदि कराए गए। 1955 में जो भारत का दूसरा आम चुनाव था, पंचायतों का दूसरा आम चुनाव था, वो संपन्न हुआ था। और तो इस समय जो है गांव, ग्राम सभा और ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। बहुत सारे और भी व्यवस्थाएं की गई, जैसे 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले हर गांव में सभा संगठित करते हुए दूसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। और 1957-58 में पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण उनकी संख्या 72,425 के स्थान पर 72,409 ही रह गई। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि 53-54 से 59-60 के बीच में काफ़ी परिवर्तन आए। पंचायतों के विकास का तीसरा चरण जो है हम 1960-61 से 71-72 मान सकते हैं, लगभग 10 साल का ये समय जो है। इस समय के बीच में गांवों को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और कल्याण उप समितियों का गठन किया गया ग्राम स्तर पर, और पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया गया।
और बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 में क्रियान्वित किया गया। मित्रों, पंचायतों के विकास का जो चौथा चरण था 1972-73 से 81-82, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण था। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था इस समय। तो 72-73 में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न हुए। उस समय प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,834 हो गई थी और न्याय पंचायतों की संख्या 8,792 थी। तो पंचायतों की गतिविधियों में काफी सुधार हुआ और इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि जो चुनाव में जो मतदाता होते थे इस काल में, उनकी उम्र में भी सुधार किया गया। पहले जो मतदाता होते थे वो 21 वर्ष की आयु होने पर मत देने के अधिकारी थे, लेकिन उसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई संख्या। इसी तरह से पांचवा चरण जो हम मान सकते हैं 1983 से 84 और से लेकर के 92-93 तक, मतलब लगभग अगले 9-10 साल तक। तो 1988 में ग्राम पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ और इसी वर्ष 1988 में ही पंचायत राज अधिनियम में यह संशोधन किया गया कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के पद पर 30% जो प्रतिनिधित्व है वो महिलाओं का होगा। यानी कि इस चरण में 83-84 से 92-93 वाले चरण में 1988 में पंचायत राज अधिनियम जो था उसमें यह ध्यान दीजिएगा, उसमें यह संशोधन किया गया कि 30% जो है पंचायत के सदस्यों के पद पर महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी। और साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। तो रोजगार वगैरह देने पे भी जोर दिया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके। और इसी काल में आप कह सकते हैं, आपने नाम सुना होगा जवाहर रोजगार योजना का, तो जवाहर रोजगार योजना वगैरह भी जो है प्रारंभ किया गया ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए। और जो छठा चरण जो था, छठवां चरण, वो 1993-94 से प्रारंभ हुआ। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय ही, जैसे मैंने अभी ऊपर जिक्र किया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों की बात कही गई थी। तो वर्ष 1994 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव कराने, आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करने और उनको संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, जो कि 24 अप्रैल 1993 में संपूर्ण देश में लागू हुआ। तो 73वां संशोधन जो हुआ 1992 में पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। 73वें संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम संख्या 9 विधेयक 1994 को पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया। तो एक तरह से कहा जाए कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत थी, उसमें जो 1961 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन करते हुए उनमें एक रूपता लाने का प्रयास किया गया।
और तो इस तरह से एक बात और की गई, आप ध्यान दीजिएगा कि 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन करने की व्यवस्था की गई और पंचायतों का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया था पहले ही। तो संविधान एवं राज्य के पंचायत अधिनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में जो है वो एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है और वर्ष 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में 73वें संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 23 अप्रैल 1994 की एक अधिसूचना के द्वारा प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और वही जो है वो त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन संपन्न कराता है। तो मित्रों, तो इस तरह से आपने देखा कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में कई चरणों में पंचायती राज व्यवस्था का विकास हुआ है। तो अब ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के दायित्वों को सुनिश्चित किया गया है और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है। मित्रों, तो पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। जैसा कि आप न जाने त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ लागू हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी का एक सशक्त माध्यम है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है और इस संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक अपेक्षित सुधार करके पंचायत राज व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ किया गया। और तो मित्रों, पंचायत राज व्यवस्था जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि उसके अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं और वो काम जो है बहुत सारे काम होते हैं जिनके बारे में सबका जिक्र करना तो बड़ा कठिन है। लेकिन अब जैसे आप देखिए, पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब जैसे आप राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग क्या करता है? राज्य वित्त आयोग जो है राज्य की कुल शुद्ध कर आय को पंचायतों एवं नगर निकायों में वितरण की संस्तुति करता है और साथ ही साथ जो है इनके आय के साधन बढ़ाने के संबंध में जो है वो सलाह देता है। अब जैसे जो धनराशि प्राप्त होती है तो उसको पंचायतों की परिसंपत्तियों के रख रखाव वगैरह पे खर्च किया जाता है। अब जैसे अगर हम थोड़ा पहले का लें, जैसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ये आंकड़े मैंने जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसी से लिए हैं। तो 2023-24 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जो है वो 9,60,000 लाख रुपए आय व्यय का प्रावधान किया गया था। इसी तरह से 24-25 के वित्तीय वर्ष में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 7,99,400 लाख रुपए के आय व्यय का प्रावधान किया गया। इसी तरह से मित्रों,
अ, अभी जो है वो ये जो प्रावधान किए गए वो 15वें वित्त आयोग के आने के उपरांत किए गए थे। पंचायती राज विभाग जो है वो विभिन्न योजनाएं चलाता है। हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यहाँ बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के जो पंचायती राज विभाग का जो मंत्रालय है और पंचायती राज से संबंधित जो कार्यालय हैं उनके अनुसार जो पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं वो, जैसे एक तो स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से चलाया जाता है जो, और तो अब इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन। तो इस योजना के प्रारंभ से माह 31 जनवरी 2024 तक शासन द्वारा केंद्र के अंश के रूप में कुल 20,26,345.45 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा 11,62,553.64 लाख रुपया जो है वो दिया गया था। इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज 2 था वो 2021 से 24-25 तक चला है। और तो स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है? अब जैसे आजकल आप सुन रहे हैं कि गांव-गांव में शौचालय बने, तो खुले में शौच से मुक्ति देने के उद्देश्य से इस योजना पर काम किया गया, शौचालय वाली योजना पर, तथा ग्रामीणों को प्रेरित किया गया कि वो साफ सफाई के स्तर में सुधार लाएं और अपने गांव की जो गिनती है, अपने गांव की जो गणना है वो उत्कृष्ट गांव में कराएं। इसी तरह से पंचायत भवनों के निर्माण की बात है, योजना है। तो पंचायत भवन जो है ग्राम पंचायतों का कार्यालय होता है या भवन होता है जहाँ पे उनकी बैठकों का आयोजन किया जाता है। जो ग्राम पंचायत के जो भी पदाधिकारी हैं वो वहाँ पे बैठकें करते हैं। तो 2024-25 में बहुत सारे ऐसे गांव थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जिनमें पंचायत भवन नहीं थे। तो सरकार ने 5,665 लाख रुपए का व्यय करके लगभग 1,000 गांव में पंचायत भवन बनाने का प्रावधान किया था। मित्रों, इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल का विकास, जैसे अंत्येष्टि स्थल होना बहुत जरूरी है, जहाँ तहाँ लोग जो है अंत्येष्टि न करें, तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो वित्त पोषित एक इस तरह की योजना का प्रारंभ 2014-15 से प्रारंभ किया गया। और योजना के अंतर्गत पूर्व से चले आ रहे अंत्येष्टि स्थलों का विकास किया गया। शवदाह गृह हेतु प्लेटफॉर्म बनाए गए, शांति स्थल, लकड़ी का टाल और अन्य नागरिक सुविधाएं जैसे पेयजल एवं शौचालय इत्यादि का विकास इसके अंतर्गत किया गया। तो इस तरह से सरकार ने अंत्येष्टि स्थलों के विकास में भी काफी धन खर्च किया। लगभग जो है जैसे 2024-25 में जो उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं उसके अनुसार 24,360 लाख रुपया जो है आय व्यय का प्रावधान किया गया। इसी तरह से ग्रामीण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है। तो पंचायतों और ग्राम सभा की क्षमता और प्रभावशीलता
में वृद्धि करने, उसको मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना प्रारंभ की थी। और ये काफ़ी समय से 2018-19 से संचालित किया जा रहा है। बहुत सारी धनराशि भी इसके ऊपर व्यय की जा रही है। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है। तो पंचायती राज विभाग में जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं, तो जो पंचायतें बहुत अच्छा काम करती हैं तो उनको मुख्यमंत्री जो है वो समय समय पर पुरस्कृत करते हैं। और इसके लिए भी एक अच्छा खासा बजट रखा गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना है। तो इसमें भी जो है जैसा कि नाम से ही इसके पता है, पहले जो है वो कहा जाता था राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना, बाद में इसका नाम बदल करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना कर दिया गया। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके लिए 405 लाख रुपए आय व्यय का प्रावधान किया गया है। पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में जो है वो पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 94 द्वारा संशोधित संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 दिनांक 22 अप्रैल 94 से लागू हुआ। तो नवीन पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों का जो 6वां निर्वाचन वर्ष था वो 2021 में संपन्न हुआ था। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो है वो कार्य इन पंचायतों द्वारा किया जाता है। जैसे आप देखिए एक मातृभूमि योजना है। तो मातृभूमि योजना पंचायती राज विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में संचालित की जाती है। और इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, निजी संस्था ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास व पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अनुमन्य ग्राम पंचायतों में अगर काम करना चाहते हैं तो उनके कार्य की लागत का 60% की धनराशि का दान उस व्यक्ति, निजी संस्था द्वारा, 40% की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रोविजन है। इसी तरह से मैनुअल एक्सकवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना है। तो अगर मान लीजिए जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई उफाई हो रही है, सीवर की सफाई, सेप्टिक टैंक वगैरह की सफाई हो रही है, तो उस दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो फलस्वरूप उसके आश्रितों को 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने की योजना की गई है। इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश भी पारित किया था। तो इसके लिए भी एक बड़ा बजट रखा गया है। बहुत सारे हमने बताया कि पहले भी आपको कि पंचायत भवन विहीन जो गांव हैं उनमें पंचायत भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ और भी कुछ जो सामाजिक कार्य हैं, जैसे बारात घर, विवाह घर आदि के निर्माण के लिए भी योजना बनाई गई है। और इसके लिए काफी लंबा बजट, जैसे 10,000 लाख की बजट व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं मित्रों कि जो पंचायत राज के अंतर्गत बहुत सारे काम किए जाते हैं। पंचायत राज का मतलब यही नहीं हुआ कि जनरली लोग ये समझते हैं कि पंचायत राज का अर्थ हो गया कि केवल गांव में पंचायतों का चुनाव करा दो और फिर उसके बाद वो लोग अपना काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जो ग्रामीण जनता की लोकतंत्र की व्यवस्था में भागीदारी
को प्रभावी बनाया जाता है, सशक्त बनाया जाता है। और साथ ही साथ तो अगर हम एक संक्षिप्त दृष्टि डालें कि आखिर ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों, तो नंबर 1, ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक और वैयक्तिक विकास हो सके, समुदाय को यानी जो ग्रामीण समुदाय है उसको एकजुट होकर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना भी इसका उद्देश्य है, विकास कार्यों में पारदर्शिता हो और उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी हो, सहयोगी नियोजन और संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा मिले, वंचित वर्गों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। और तो इस तरह से ये सारे काम जो है वो ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए एक अच्छा वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है, पारिस्थितिकीय विश्लेषण करना आवश्यक है और संसाधनों को जुटाना आवश्यक है, समस्याओं की पहचान करके उनका निवारण करना आवश्यक है। तो इस तरह से ये सब काम जो है वो ग्राम सभा के लोग जो है ग्राम सभाओं की बैठक करके जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हैं, उनका चिन्हीकरण करते हैं और उसके अलावा विभिन्न स्रोतों और योजनाओं के द्वारा जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका उपयोग करके अपनी समस्या का निवारण करते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी ही ग्राम पंचायती राज योजना जो है वो बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को दी है। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही फायदेमंद व्यवस्था है। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि आजकल पंचायती राज व्यवस्था में राजनीति बहुत होने लगी है और पंचायतों के चुनाव वगैरह भी जो है वो हम ये देखते हैं कि उनमें भी काफी परिवर्तन आ गया है। पहले बहुत ही सामान्य तरीके से सीधे साधे ढंग से पंचायतों के चुनाव हो जाते थे, लेकिन अब बहुत सारे चुनावों में ये देखते हैं कि जो दबंग लोग हैं वही लोग जो है वो गांव के मुखिया वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि चूंकि पंचायतों में पैसा बहुत आने लगा तो पैसा आने पर जो बहुत सारे जो है वो बाहुबली भी पैदा हो गए गाँव में और प्रायः वो स्वयं अगर मान लीजिए चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है वो तो कहीं ना कहीं जो है अपने डमी उम्मीदवार वो उतार देते हैं, जिसके ऊपर पीछे से पूरा नियंत्रण जो है वो आप कह लीजिए रिमोट कंट्रोल से बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं, चलाते हैं काम। और साथ ही साथ मतलब बहुत राजनीति चुनाव होता है तो ऐसा लगता है कि पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा है बल्कि ये एमपी एमएलए का चुनाव हो रहा है। जम करके जो है पैसा खर्च किया जाता है, मतदाताओं को प्रभावित करने का काम किया जाता है। तो ये सब बहुत सारी कमियां हैं इस व्यवस्था में, लेकिन इन कमियों को दूर करना जो है सरकार की जिम्मेदारी है। इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको अधिक से अधिक सशक्त बनाना चाहिए। जैसे क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद वगैरह का जो चुनाव होता है तो उसमें भी जो है जो सदस्य होते हैं, सदस्यों को प्रभावित करके लोग जो है जो ब्लॉक पंचायत है या उसका ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं लोग या जिला परिषद के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इन सब में बहुत भयंकर राजनीति होती है जो कि किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इन कमियों को दूर करना आवश्यक है। तो इसलिए जितना विकास होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा गांव का, उतना विकास हो नहीं पाता है। तो सरकार को सख्ती से जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैंने प्रयास किया है, देखिए बहुत
विशद टॉपिक है, इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे अधिनियम हैं, तो उन सबका उल्लेख करना यहाँ पे संभव नहीं है। फिर भी आपके परीक्षा के हिसाब से मैंने आपको टिप्स देने की कोशिश की है कि जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताने का प्रयास करें। तो जिस क्रम में मैंने आपको बताया है उस क्रम में ही आप उसको तैयार कीजिए और अपनी परीक्षाओं में सफलता पाइए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।